अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अनदर बॉन्ड पैरामीटर्स की, दैट्स योर बॉन्ड ऑर्डर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बाद जो आने वाला है दैट्स योर डायपोल मोमेंट। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है इसको हम इंशाल्लाह जब हम जीओसी में रेजोनेंस को देख लेंगे उसके बाद में इसको मतलब यहाँ पे इसमें जो है ना थोड़ा बहुत बोलूँगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। तो फिलहाल हम बॉन्ड ऑर्डर और डायपोल मोमेंट को देख लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था वहाँ पे आयनिक बॉन्ड, और उसके बाद हमने वहाँ पे देखा था वो बॉन्ड लेंथ, वो कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल्स रेडियस, और बॉन्ड लेंथ भी देखी थी वहाँ पे। उसके बाद हमने देखा था बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। अब उसमें रह गया था बॉन्ड ऑर्डर और डायपोल मोमेंट। अपने सामने एनसीईआरटी रखो एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बॉन्ड ऑर्डर जो है ना, बॉन्ड ऑर्डर, इसकी बात हम इंशाल्लाह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें आइडिया देखना है कि मतलब ये क्या कह रहा है यहाँ पे। ओके, इन द लिव्स डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब ये कह रहा है कि दो एटम्स के दरमियान अगर एक मॉलिक्यूल, सपोज हमारे पास अगर हम बात करेंगे, इसने एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स। सपोज अगर हम बात करेंगे, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए समझाऊँ, सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, सपोज इसने वहाँ पे दिया है एग्जांपल किसकी, हाइड्रोजन की, और उसने यहाँ पे एग्जांपल जो है ना यहाँ पे किसकी दी है, ऑक्सीजन और सपोज नाइट्रोजन की। तो अगर मैं बात करूँगा सपोज हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के दरमियान जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ऑक्सीजन के दरमियान देयर इज डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के दरमियान देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर मैं मतलब यहाँ पे बोलूँ बॉन्ड ऑर्डर क्या है हाइड्रोजन का, यहाँ पे जो है सपोज बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1, ठीक है। यानी यहाँ पे और ऑक्सीजन के दरमियान जो है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2, और नाइट्रोजन के केस में बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। ये बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देयर इज वन, यहाँ पे एक बॉन्ड है, देयर इज वन बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स, और बॉन्ड और टू होने का मतलब यह है कि देयर आर टू बॉन्ड्स, ठीक है, और थ्री का मतलब देयर आर थ्री बॉन्ड्स। यही ने एनसीईआरटी ने डिफिनेशन मतलब यही डिफिनेशन एनसीईआरटी ने यहाँ पे मेंशन की है। सपोज द बॉन्ड ऑर्डर फॉर एग्जांपल इन हाइड्रोजन विथ अ सिंगल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑब्वियसली हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा। यानी मैंने आपको वहाँ पे बोला कि जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता मतलब शेयर होता है तो उसका मतलब होता है देयर इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और दो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर होंगे दैट मीन्स देयर इज डबल बॉन्ड। अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे दैट मीन्स देयर इज ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो है, अच्छा, इन ऑक्सीजन विथ टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड इन नाइट्रोजन विथ थ्री शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। यानी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दैट्स 1 2 3, यानी 1 2 3 का मतलब देयर इज वन इलेक्ट मतलब वन बॉन्ड या वन शेयर्ड मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, ठीक है। और ऑक्सीजन के केस में देयर आर टू बॉन्ड्स यानी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और नाइट्रोजन के केस में देयर इज बॉन्ड ऑर्डर 3। अच्छा, उसके बाद सिमिलरली इन कार्बन यानी CO, ठीक है, CO, थ्री शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कार्बन जो ऑक्सीजन जो है CO, यानी आपका जो दीज आर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस इज हेटेरोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर का मैंने आपको बोला जहाँ पे सिमिलर एटम्स होंगे, ठीक है। हेटेरो का मतलब जिनमें डिफरेंट एटम्स होंगे। अच्छा, द बॉन्ड ऑर्डर इज 3, यानी CO जो है यहाँ पे जो है ना CO, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या है, दैट इज 3। अच्छा, फॉर नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर इज 3 एंड इट्स एंथैल्पी यानी इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 946 किलो जूल्स पर मोल, बीइंग वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। यानी जितने भी नेचर में डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी या सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है, दैट्स फॉर नाइट्रोजन। क्योंकि इसमें जो है ना ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, देयर इज 3 बॉन्ड ऑर्डर, मतलब यहाँ पे 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई कि यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद isoelectronic molecules and ions have identical bond orders. For example, fluorine and O2 negative have bond order of 1, nitrogen, CO and NO positive have bond order of 3. तो इन शॉर्ट आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होंगे, चाहे वो न्यूट्रल एटम होंगे, चाहे वो चार्जड होंगे, चाहे वो मिक्सड होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैव गॉट आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स, ठीक है, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन, इट्स फ्लोरीन F2, यहाँ पे इट्स F2, इट्स O2 नेगेटिव। सपोज F2 जो है ना, फ्लोरीन का एक एटम जो है ना, इसका एटॉमिक नंबर आएगा 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल का केस है यहाँ पे जो है ना 9 + 9 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ F2। लेकिन इट्स O2 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन एटम में देयर आर, न्यूट्रल ऑक्सीजन की बात करते हैं, न्यूट्रल ऑक्सीजन में देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन, तो दो ऑक्सीजन एटम्स में 16 इलेक्ट्रॉन, और दो इसने 2 नेगेटिव का मतलब दो गेन की, दैट मीन 16 + 2 इज 18। सो 18 एंड 18, सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे
O2 नेगेटिव एंड F2 में जो है आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा, दैट इज़ 1। अच्छा, उसके बाद N2CO एंड NO पॉजिटिव, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे वहाँ पे हमने एक्चुअल में देखना है कि बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करते हैं अच्छे से, ठीक है, वो हम वहीं पे देख लेंगे। अच्छा, a general correlation useful for understanding the stabilities of the molecule is that with increase in the bond order, with increase in bond order, bond enthalpy increases and bond length decreases। देखो, जब हम जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे वहाँ पे, तो डिफरेंट स्पीशीज़ दिए जाएंगे, डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक या हेटेरोएटॉमिक या होमोन्यूक्लियर दिए जाएंगे, होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर आपको वहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे, तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट आएंगे। तो स्टेबिलिटी जो है ना, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेबिलिटी एंड द बॉन्ड ऑर्डर, तो ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसको हम वहीं पे देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, ठीक है, सपोज अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और ऑक्सीजन का 2 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे विथ इंक्रीज इन द बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेज, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीजेज, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेज एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। तो सीधी सी बात है, आपने यहाँ पे याद रखना है, सपोज योर बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी BO स्टैंड्स फॉर बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू BL, ठीक है, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू BL बॉन्ड लेंथ। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग याद रखने हैं। बाकी जो इस तरह मतलब बॉन्ड ऑर्डर पे किस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है उसको हम इंशाल्लाह केमिकल बॉन्डिंग में देख लेंगे। नाउ कमिंग टू द अनदर बॉन्ड पैरामीटर, दैट इज योर डायपोल मोमेंट। ओके, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे जो है ना, मतलब इस वाले पैरामीटर में मतलब चांसेस है कि क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, इस वाले बॉन्ड पैरामीटर में, इट्स पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ 100% आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट्स एन आइडियल सिचुएशन। मैंने आपको परसों भी बोला था पिछले लेक्चर्स में कि कोई भी कंपाउंड 100% कोवेलेंट या 100% आयनिक नहीं होता है, ठीक है, यानी अगर कोई आयनिक कंपाउंड होगा, मतलब कोई आयनिक कंपाउंड होगा उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट नेचर होगा, या अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड होगा उसमें जो कोई ना कुछ आयनिक नेचर होगा। ओके, इन रियलिटी नो बॉन्ड और कंपाउंड इज either completely covalent और आयनिक, इवन इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स देयर इज सम आयनिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, सपोज ये जो दो सिमिलर एटम्स हाइड्रोजन, ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन बनाया, तो हाइड्रोजन के दरमियान देयर इज द कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। एनसीईआरटी कह रहे हैं कि इवन इसका भी जो है ना, मतलब कंप्लीटली इट इज़ नॉट कोवेलेंट, इसका कुछ आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, यहाँ पे अब बात आ रहा है, यहाँ पे अब मतलब हम समझने जा रहे हैं कि ये डायपोल मोमेंट या पोलैरिटी वगैरह क्या होता है, ठीक है। ओके, it says that when covalent bond is formed between two similar atoms, for example चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इन शॉर्ट अगर दो होमोन्यूक्लियर, यानी अगर हमारे पास कोई डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल लेकिन होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर का मतलब सिमिलर एटम्स होंगे, डायटॉमिक मतलब दो एटम्स, दीज आर होमोन्यूक्लियर क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम में एटम्स होंगे, दीज आर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स लेकिन व्हाट होमोन्यूक्लियर, यानी दो सिमिलर एटम्स के दरमियान यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होता है कि द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय टू एटम्स, यानी एनसीईआरटी सेज दैट कि अगर हमारे पास होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है इन दोनों के दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना, या तो वो हम कह सकते हैं इट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू एटम्स, या हम ये कह सकते हैं इट इज़ इक्वली अट्रैक्टेड बाय टू एटम्स, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, किसी की ज़्यादा नहीं होती है और किसी की मतलब एक दूसरे से ज़्यादा, ना किसी की ज़्यादा होती है ना कम होती है, बल्कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाइड्रोजन की तरफ होगा एक केस में, और उसी तरीके से जो है यहाँ पे भी जो है सपोज दूसरे एटम में भी उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही पोर्शन हाइड्रोजन दूसरे एटम की तरफ होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि ये जो होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है दैट्स इक्वली शेयर्ड, और वी कैन से दैट दे आर मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर्ड
electron pair is equally attracted by two atoms. As a result, electron pair is situated exactly between the two atoms. Identical nuclei यानी दो atoms के जो nuclei होंगे उनके exactly in between यानी exactly उनके दरमियान जो है ना electron cloud या electron pair present situate या present होगा. The bond so formed is called non-polar covalent bond. देखो यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्वियसली हमको पता है कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही. सपोज हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड. देखो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं किसकी, एनसीईआरटी भी वहाँ पे एग्जांपल दे रही है. सपोज हम भी लेंगे, सपोज इट्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दोनों के दरमियान क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड. दैट दिस इज होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल. लेकिन एच एफ जो है ना, एच एफ दैट इज हाइड्रोजन फ्लोराइड. यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना डायटोमिक मॉलिक्यूल, लेकिन इट इज हेटेरोन्यूक्लियर. इस केस में क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर्ड होता है बिटवीन द टू एटम्स. जब इक्वली आपका इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा बिटवीन द टू एटम्स, या हम कह सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर, इन केस ऑफ सिमिलर टू सिमिलर एटम्स, तो वहाँ पे क्या है होता है, एनसीईआरटी सेज दैट कि इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वली यानी it is situated exactly between the two atoms, between identical nuclei between two atoms. The bond so formed is called non-polar covalent bond. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कोवेलेंट बॉन्ड तो हमने पहले ही बोला, चाहे वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो या एच एफ का बॉन्ड हो, इट्स कोवेलेंट. लेकिन इट सेज दैट इट्स नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. यानी जब इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर होता है ना बिटवीन द टू एटम्स, वहाँ पे कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है. देखो पोलैरिटी और सेपरेशन ऑफ चार्जेस. पोलैरिटी क्या होता है, पोलैरिटी मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेस. यानी एक मतलब अगर दो एटम्स होंगे, वन विल बी पॉजिटिव या पॉजिटिव कंप्लीटली होगा या पार्शियल पॉजिटिव, एंड अनदर विल बी नेगेटिव. मतलब जब भी कोई हम बात करेंगे ना किसी भी कंपाउंड के पोलर की, या ये कंपाउंड पोलर है, ठीक है, या हम कहेंगे सपोज मतलब इसमें पोलैरिटी है, इसका पोलर नेचर है, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज द सेपरेशन ऑफ चार्जेस. या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, दैट इज नॉट इक्वली शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स. ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर होगा या एग्जैक्टली बिटवीन मतलब सिचुएट होगा, एग्जैक्टली लोकेट होगा बिटवीन द टू एटम्स, तो हम कहेंगे वहाँ पे वो जो बॉन्ड होगा दैट विल बी द नॉन पोलर बॉन्ड. नॉन पोलर का मतलब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं होगा. अगर हम यहाँ पे देखो एच एफ की बात करते हैं, तो एच एफ क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंट्री टू दिस इन केस ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल. हेटेरो मतलब जब दो डिफरेंट एटम्स होंगे, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम्स गेट्स डिस्प्लेस्ड मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ फ्लोरीन इज फार ग्रेटर देन द हाइड्रोजन. दिस रिजल्ट इन द कोवेलेंट बॉन्ड इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. देखो तो इन शॉर्ट देखो पोलैरिटी कब डेवलप होती है आप मुझे बोलो, पोलैरिटी कब डेवलप होती है या आपका बॉन्ड कब पोलर बनता है. ये तब बनता है व्हेन देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस. और सेपरेशन ऑफ चार्जेस कब होता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली, जब आपका इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर नहीं होगा बिटवीन द टू एटम्स. जब वहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड या वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो वहाँ पे ज़्यादा उसकी तरफ होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. ठीक है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखो, मेहरबानी करके इस बात को समझो. अगर मैं सपोज़ यहाँ पे आपको बोलूँ, हम यूजुअली यहाँ पे अगर जब भी हम हाइड्रोजन या सपोज Cl2 के केस में Cl मतलब क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड दिखाते हैं, हम कभी कहाँ कोई चार्ज नहीं दिखाते. लेकिन जब हम HF दिखाते हैं, वी कैन से दैट इट इज़ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, या H पॉजिटिव सपोज या HF नेगेटिव. ठीक है, ये भी दिखा सकते हैं. तो हम यहाँ पे क्यों चार्ज दिखाते हैं, हम क्यों यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस दिखाते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं दिखाते. असल में जो है ये जो कोवेलेंट कंपाउंड है या जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, दिस इज़ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. लेकिन ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, क्लोरीन क्लोरीन यानी between two similar atoms, that is non polar covalent bond or non polar compound. ठीक है, तो वो नॉन पोलर या पोलर किस तरह से बनता है, ये इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि ये पोलर नेचर या नॉन पोलर नेचर कहाँ से आता है. असल में अगर आप देखोगे सपोज हाइड्रोजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वली शेयर्ड. ठीक है, ना तो इसकी तरफ हो ज़्यादा होगा ना तो इसकी तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द टू न्यूक्लियर होगा. लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है, अगर एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट करे ना इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ. तो जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा उसी तरफ होगा. जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी तरफ मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा, उस पर आएगा चार्ज नेगेटिव. ठीक है, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर यहाँ पे हम देखेंगे सपोज, देखो सपोज इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे सपोज इक्वली, सपोज मान लीजिए इस तरह होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्जैक्टली बिटवीन द टू एटम्स या टू न्यूक्लियर. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे दैट विल बी लाइक दिस, वो इस तरह से कुछ होगा. ठीक है, यानी थोड़ा सा जो है ना हाइड्रोजन की तरफ, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना वो किसकी तरफ होगा, किसकी तरफ होगा, फ्लोरीन की तरफ. यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा फ्लोरीन पे होगी. दैट्स वक्त यहाँ पे आ रहा है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल चार्ज पॉजिटिव. तो जब सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है वी कैन से दैट ये कंपाउंड इज पोलर. अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट और पोलैरिटी का काम क्या है. ठीक है, अब ये हम देख लेंगे. देखो
एज अ रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन द मॉलिक्यूल पोजेस डायपोल मोमेंट। यहाँ पे आपने याद रखना कि जो कोई भी कंपाउंड पोलर होता है, ठीक है, जो कोई भी कंपाउंड पोलर होता है या जिस कंपाउंड में पोलैरिटी डेवलप होती है, तो हम कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट होगा। असल में डायपोल मोमेंट जो है ना, डायपोल मोमेंट इट इज़ द मेजर ऑफ द पोलैरिटी ऑफ ए गिवन, मतलब गिवन कंपाउंड। अगर सपोज हमारे पास कोई कंपाउंड पोलर कंपाउंड है, तो डायपोल मोमेंट हमें बताता है कि इसमें जो है ना कितना पोलर नेचर है या इसमें कितनी पोलैरिटी है। सो एक्चुअल में डायपोल मोमेंट क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ द पोलैरिटी ऑफ ए गिवन कंपाउंड। ये आपने याद रखना है। ये पोलैरिटी को मतलब ये हमें आइडिया देता है कि ए गिवन कंपाउंड कितना ज़्यादा, अगर डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा तो वी कैन से दैट कि ए कंपाउंड इज, मतलब इसमें पोलर नेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर डायपोल मोमेंट कम होगा तो वी कैन से दैट कि इसमें पोलर नेचर कम होगा। अगर डायपोल मोमेंट सपोज ज़ीरो होगा, अगर डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड इज़ नॉन पोलर। तो यहाँ पे दो कंडीशंस आ गई। अगर हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी या कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, वी कैन से दैट कि कंपाउंड इज पोलर। अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो आएगी, वी कैन से दैट दैट कंपाउंड इज नॉन पोलर। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि डायपोल मोमेंट की मतलब इसकी फॉर्मूला वगैरह क्या है, और उसके बाद हम कुछ कंपाउंड्स की बात करेंगे। सपोज यहाँ पे हम वाटर की बात करेंगे और NH3 और NF3 की बात कर लेंगे, और उसके बाद जो है ना डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन। लेकिन फिलहाल जो है ना यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि ये पोलर कंपाउंड, मतलब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या पोलर कंपाउंड किसको हम कहेंगे और नॉन पोलर कंपाउंड किसको हम कहेंगे, और इसका काज क्या है, क्यों पोलैरिटी डेवलप होती है, क्यों मतलब कोई कंपाउंड नॉन पोलर होता है। इसका मतलब एक ही रीज़न है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैक मतलब अटैच होगा, यानी अगर हेटेरो न्यूक्लियर एटम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली बिटवीन द टू एटम्स नहीं होगी। वहाँ पे उसकी तरफ ज़्यादा होगी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और उसमें जो है ना पोलैरिटी डेवलप होगी, सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा। और जो नॉन पोलर होगा उसमें क्या होता है, सपोज हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन, वहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, वहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दैट इज एग्जैक्टली सिचुएटेड बिटवीन द टू न्यूक्लियर और द टू एटम्स। दैट्स वाई कि वहाँ पे नॉन पोलर नेचर होता है, वहाँ पे कोई सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं होता है, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट की अच्छे से कि डायपोल मोमेंट होता क्या है। ओके, अब हम डायपोल मोमेंट की बात कर लेंगे यहाँ पे कि डायपोल मोमेंट जो होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, ठीक है, मैथमेटिकली किसके बराबर होता है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट की बात तब आएगी जब एक कंपाउंड पोलर होगा। अदरवाइज अगर कंपाउंड नॉन पोलर होगा तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, as a result of polarization, the molecule possesses the dipole moment, which can be defined as the product of the magnitude of the charge and the distance between the centers of the positive and the negative charge. It is usually designated by Greek letter mu, ठीक है, म्यू के जरिए जो है ना इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। सिंपल सी बात है, देखो मतलब यहाँ पे सपोज अगर मैं मतलब मान लीजिए मतलब मैं दो चार्जेस लूँगा, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इक्वल चार्जेस, इक्वल लेकिन अपोजिट। देखो मैग्नीट्यूड जो है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सिर्फ साइन अपोजिट है, ठीक है, सिर्फ साइन अपोजिट है। सपोज सिर्फ यहाँ पे साइन अपोजिट है, ठीक है, साइन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है ना सेम है। मैग्नीट्यूड सपोज इट्स प्लस क्यू, इट्स माइनस क्यू, और इन दोनों के दरमियान सपोज मैं डिस्टेंस लूँगा। अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं, सपोज चलो यहाँ पे जो है इन दो चार्जेस के दरमियान जो मैं डिस्टेंस लूँगा दैट्स आर। तो अगर मुझे पूछा जाएगा व्हाट इज इक्वल टू द डायपोल मोमेंट, दैट्स म्यू, म्यू इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो इन दोनों में से जो है ना आपने मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो आपने लेना है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, साइन आपने वहाँ पे लेनी है नहीं लेनी है, ठीक है। सो क्यू मतलब मॉड्यूलस ऑफ क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। दैट इज द मैथमेटिकल मतलब इक्वेशन फॉर डायपोल मोमेंट म्यू। अच्छा, दूसरी बात जो है ना मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। अच्छा, डायपोल मोमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड
डाइपोल मोमेंट जो है इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डी बाई यूनिट्स, यानी इसका जो यूनिट है ना, इसका यूनिट मतलब डी, यानी डाइपोल मोमेंट का यूनिट जो है दैट इज़ यूजुअली डी बाई डी। द कन्वर्जन फैक्टर इज़, यानी देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज मैंने आपको यहाँ पे बोला डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू चार्ज इंटू सेपरेशन ऑफ, मतलब सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज यानी डिस्टेंस। क्यों? चार्ज का यूनिट आपको पता होगा दैट इज कूलम इनटू मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट आर, तो यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है दैट इज मीटर। सो इट्स म्यू इज इक्वल टू सपोज जितना भी होगा इट्स कूलम मीटर। अब जो है यहाँ पे सपोज डिबाई और कूलम मीटर के दरमियान रिलेशनशिप क्या है इसको आपने याद रखना होगा, ठीक है। इट इज़ वन डिबाई जो है ना, वन डिबाई दैट इक्वल्स 3.33। ये सारा मैग्नीट्यूड आपने याद नहीं रखना है, बस आप याद रखो इट इज़ 3.3, मतलब नियरली 3.34, ठीक है। सो वन डिवाइस इक्वल टू 3.34 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर, वायर सी इज इन कूलम एंड एम इज इन मीटर, ठीक है। सो दिस द रिलेशनशिप बिटवीन, इसको भी आपने याद रखना है और इस फार्मूला को भी आपने याद रखना है, ठीक है। सो इट्स 3.34 इंटू 10⁻30। अच्छा, उसके बाद फर्दर डायपोल मोमेंट जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बाय कन्वेंशन इट इज डिपिक्टेड बाय स्मॉल एरो। देखो अब वेक्टर क्वांटिटी अब क्या होती है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा वहाँ पे जो बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स वगैरह हैं, वेक्टर्स जो है ना, वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, चाहे मास है, चाहे टाइम है, लेंथ है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, पावर, एनर्जी, मोमेंटम, जितनी भी क्वांटिटीज, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं इंटू टू टाइप्स। एक होते हैं वेक्टर्स और दूसरे होते हैं क्या, स्केलर्स। अब वेक्टर क्वांटिटी हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं दे हैव गॉट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड भी होता है और उनकी डायरेक्शन भी होती है, लेकिन स्केलर्स जो है ना दे हैव ओनली गॉट मैग्नीट्यूड। अब इसी तरीके से डायपोल मोमेंट जो है ना इसका मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी कुछ वैल्यू होगी, सपोज कुछ मतलब देर इज, सपोज मान लीजिए अगर हम वाटर की बात करेंगे, वाटर यहाँ पे जो है ना, सपोज यहाँ पे वाटर की बात कर रहा है, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट जो है ना दैट्स 1.84 डिबाई, ठीक है। 1.84 गो इट, मतलब इट मीन्स कि इट हैज़ गॉट इट्स मैग्नीट्यूड। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी होती है ना, वो मैं आपको आगे बोलूँगा। अच्छा, बाय कन्वेंशन इट इज़ डिपिक्टेड बाय स्मॉल एरो विथ टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर एंड द हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर। तो यहाँ पे जो है ना इसकी डायरेक्शन, यानी मोमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल मोमेंट वेक्टर जो है ना, डायपोल मोमेंट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, दैट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, विथ टेल ऑन इट्स नेगेटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर। मतलब बाय कन्वेंशन इट इज, एक सेकंड, बाय कन्वेंशन इट इज डिपिक्टेड बाय स्मॉल एरो विथ टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर एंड head pointing towards the positive center. But in chemistry, presence of dipole moment is represented by the cross arrow. By the cross is on positive end and arrow is on negative, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, the arrow symbolizes the direction of this, one second, ओके। यहाँ पे कह रहा है कि बाय कन्वेंशन इट इज़ डिपिक्टेड बाय स्मॉल एरो, यानी अगर हम बात करेंगे बाय स्मॉल एरो, सपोज अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, सपोज मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, सपोज दिस पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एरो के साथ, ठीक है। मतलब डायपोल मोमेंट वेक्टर बाय कन्वेंशन, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अगर हम यहाँ पे बोलेंगे बाय कन्वेंशन इसकी डायरेक्शन क्या होती है, विथ टेल। देखो एरो जो है ना, एरो के पास एक हेड होता है और एक होती है इसकी टेल, ठीक है। दिस इज टेल, दिस इज हेड, दिस इज टेल। तो बाय कन्वेंशन जो है ना ये बोल रहा है कि टेल ऑन नेगेटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर, तो इस तरह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन आएगी, ठीक है। लेकिन दिस इज बाय कन्वेंशन, लेकिन केमिस्ट्री में जो है ना, केमिस्ट्री में इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रॉस एरो के जरिए से। दिस इज योर नॉर्मल एरो, ठीक है। केमिस्ट्री में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके जरिए से, क्रॉसड एरो। क्रॉसड एरो इज दिस, ठीक है, क्रॉसड एरो इज दिस। एक तो आपको नॉर्मली एरो है, लेकिन टेल में जो है ना, टेल में इट इज़ लाइक दिस, सपोज दिस इज योर नॉर्मल एरो, लेकिन इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए, दिस योर क्रॉसड एरो। अब केमिस्ट्री में इसकी डायरेक्शन क्या होती है, दैट इज द क्रॉस इज ऑन पॉजिटिव एंड एंड एरो हेड ऑन टुवर्ड्स नेगेटिव एंड। सपोज अगर हम, अच्छा यहाँ पे इसने एग्जांपल भी दी है, सपोज एच की, एच। तो अगर आप चलो यहीं पे देख लेते हैं, सपोज एच की बात करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो एच की बात करते हैं, ऑब्वियसली फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन दैट इज द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इसी की तरफ होगी, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव या नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है, सपोज मैं इसको नेगेटिव लेता हूँ और एच को पॉजिटिव, ठीक है। तो दिस क्रॉसड एरो जो है ना, द क्रॉस इज ऑन पॉजिटिव एंड, तो क्रॉस जो है ना, एरो का जो क्रॉस है दैट्स टुवर्ड्स दैट इज ऑन द पॉजिटिव एंड, वाइल एरो जो है ना, एरो जो है ना, या हेड जो है दैट इज टुवर्ड्स द, दैट इज ऑन द नेगेटिव एंड। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करेंगे सपोज केमिस्ट्री में,
केमिस्ट्री में जो है अगर हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, दैट इज़ फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। या एनसीईआरटी ने यहाँ पे मेंशन किया कि दिस एरो सिंबलाइजेज द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तभी शिफ्ट होगी जब मॉलिक्यूल पोलर होगा, और पोलर तो वही होगा जिसमें अगर कोई एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा उसी की तरफ होगी। तो यहाँ पे फ्लोरीन की मतलब तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये जो एरो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ना डायरेक्शन, दिस ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि दिस द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, शिफ्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ गिवन मॉलिक्यूल। ये आपको ये वेक्टर यानी डायपोल मोमेंट वेक्टर मतलब सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये आप ये भी याद रख सकते हो कि डायपोल मोमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इज लेस, तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन आएगी, फ्रॉम हाइड्रोजन टू फ्लोरीन। ओके, उसके बाद नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस एरो इज अपोजिट टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। याद रखना, मैंने आपको पहले ही बोला कि बाई कन्वेंशन जो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट होती है दैट इज़ फ्रॉम द नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, दैट इज़ द मतलब कन्वेंशनल डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे क्रॉसड एरो जो है, क्रॉसड एरो की डायरेक्शन जो होती है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैंने आपको वहाँ पे बोला है सपोज दैट इज माइनस क्यू, दैट इज प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर मान लीजिए, इसका सेंटर, तो मैंने आपको वहाँ पे बोला है दैट इज बाय कन्वेंशन वहाँ पे होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये डायरेक्शन होती है किसकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव किसकी डायरेक्शन होती है, मतलब कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। लेकिन यहाँ पे जो है ना क्रॉसड एरो की डायरेक्शन दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल डायपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद in case of polyatomic molecules, the dipole moment not only depend upon the individual dipole moments of the bonds known as the bond dipoles, but also on the spatial arrangement of the various bonds in the molecule. देखो, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर हम बात करेंगे, सपोज हमारे पास अभी हमने अभी तक बात की कि सिर्फ HF की, ठीक है, सिर्फ हमने बात की डायटोमिक मॉलिक्यूल दैट इज HF। देखो, अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है, सपोज वाटर की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, ठीक है। तो वाटर में क्या होता है वाटर का जो स्ट्रक्चर जो है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज इसने यहाँ पे दिखाया है वाटर लाइक दिस। सपोज अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह से मैं आपको दिखाऊँ, 1 मिनट। सपोज इसने इस तरह से दिखा है, ठीक है। सपोज दिस इज योर, यहाँ पे जो है ना एक ऑक्सीजन, सपोज ये वाटर की बात करें, इसने 2 बॉन्ड्स यहाँ पे बनाए, ठीक है। तो यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से दूसरा बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे इसका एक लोन पेयर रहेगा और यहाँ पे इसका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड पेयर, या हम कह सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से एक इसका एक एच और यहाँ से इसका दूसरा एच, ठीक है। तो याद रखेंगे दिस इज योर पॉली एटॉमिक, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा एटम्स मौजूद होंगे। सो दिस इज इन केस ऑफ व्हाट, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है कि आपका डायपोल मोमेंट सिर्फ जो है सिर्फ बॉन्ड मोमेंट्स पे डिपेंड नहीं करता। अब ये बॉन्ड मोमेंट क्या होता है, बॉन्ड मोमेंट जो है ना ये इंडिविजुअल मतलब बॉन्ड का अपना डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट वो क्या होगी, दैट इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी जो क्रॉसड एरो की डायरेक्शन वो इस तरह से जाएगी, ठीक है, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। और यहाँ पे भी जो है ना ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ना दिस मतलब यानी ये OH बॉन्ड, इसका जो डायपोल मोमेंट वेक्टर जो है ना इसको हम कहेंगे बॉन्ड मोमेंट। डायपोल मोमेंट इज द ओवरऑल डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, लेकिन दिस यानी डायपोल मोमेंट ऑफ द इंडिविजुअल बॉन्ड दैट्स कॉल्ड बॉन्ड मोमेंट। दिस इज योर बॉन्ड मोमेंट, दिस इज द मतलब डायपोल मोमेंट। बॉन्ड मोमेंट एक्चुअल में डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन दैट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड, ठीक है। सो बॉन्ड मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट, ओके। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सिर्फ आपका डायपोल मोमेंट आपके जो है ना इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स ऑफ बॉन्ड, यानी इंडिविजुअल बॉन्ड डायपोल्स या बॉन्ड मोमेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस बॉन्ड्स पे, मतलब यानी उसकी शेप पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि ये जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे उनमें जो है ना डायपोल मोमेंट सिर्फ इंडिविजुअल बॉन्ड डायपोल्स पे या इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, in such case the dipole moment of the molecule is the vector sum of the dipole moments of the various bonds। तो polyatomic molecules के केस में हम क्या करते हैं, हमने वहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करना होता है। तो वहाँ पे जो है ना दैट इज़ द वेक्टर सम ऑफ द डायपोल मोमेंट्स। वहाँ पे हमने देखना है कि फाइनली जो आपको डायपोल मोमेंट होता है ना, या डायपोल मोमेंट वेक्टर्स जो होते हैं ना उनके दरमियान वो एंगल क्या होता है, उसके बाद हम लेते हैं उसका वेक्टर सम। अब मैं आपको अभी बोलूँगा कि किस तरह से हम वेक्टर सम लेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इन वाटर मॉलिक्यूल विच हैज़ अ बेंट स्ट्रक्चर,
देखो अब आप बोलोगे इसका बेंट स्ट्रक्चर कहाँ से आ गया? अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी नहीं किया है, ठीक है? अभी हमने वहाँ पे शेप्स वगैरह को नहीं देखा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम इंशाल्लाह हाइब्रिडाइजेशन को देख लेंगे कि हर एक कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर रहता है। वहाँ पे हम देखेंगे कि वाटर किस किस तरह से इसका बेंट स्ट्रक्चर और वी स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हो, ठीक है? इसका बेंट स्ट्रक्चर और वी स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। द टू OH बॉन्ड्स आर ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 104.5 डिग्री। तो अगर हम बात करेंगे, हमने पहले बोला कि बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे OH और OH के दरमियान जो बॉन्ड एंगल जो है ना, दैट इज 104.5 डिग्री। अच्छा, अच्छा, और oriented at an angle of 104.5 degree. Net dipole moment of 6.17 into 10 to the power minus 30 coulometer इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ द टू OH बॉन्ड्स। यानी ये जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है ना, इसने खुद से मतलब ये इसने मतलब एक्सीडेंटली खुद से कैलकुलेट किया है, ठीक है? तो इसका जो डायपोल मोमेंट जो है ना वाटर का, परमानेंट डायपोल मोमेंट जो है, दैट इज, अगर हम कूलम मीटर की बात करेंगे, दैट इज 6.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30। लेकिन अगर हम बात करेंगे किस मतलब इन डिबाई यूनिट्स, दैट इज़ 1.85 डिबाई। तो याद रखना जो है ना, यहाँ पे आपने दो चीज़ें फिलहाल याद रखनी है ज़ुबानी। एक तो आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ द बॉन्ड एंगल, अभी फिलहाल याद रखना है बॉन्ड एंगल ये है, और इसका डायपोल मोमेंट, वाटर का परमानेंट डायपोल मोमेंट कितना है, दैट इज़ 1.85 डिबाई यूनिट्स। वही आता है इन द किलोमीटर ना 6.17। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज मतलब यहाँ पे इसने ए में दिखाया है बॉन्ड डायपोल और बी में दिखाया है रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। देखो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है, सपोज दीज आर द इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स, इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल्स, ठीक है? तो यहाँ पे दे आर इंक्लाइनेड मतलब एट एन एंगल ऑफ 105.5 डिग्री। तो इनका जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट यानी उसकी डायरेक्शन जो है ना, दैट इज दिस, ये इसकी परमानेंट डायरेक्शन रहती है डाइपोल मोमेंट की, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो अगर कहीं कहीं पे भी डाउट रहा है ना, तो बिल्कुल आपने मतलब आपको डाउट या कन्फ्यूजन मतलब परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसके बाद जब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा कि किस तरह से एक्चुअल में आपको क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है? अगर कहीं पे भी कोई डाउट रहे तो परवाह नहीं करनी है, ठीक है? आपको क्वेश्चन के जरिए सारा क्लियर होगा, क्योंकि मेरा थंब रूल ये है कि आपको बस क्वेश्चन आना चाहिए, और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि द डायपोल मोमेंट इन केस ऑफ BeF2 इज जीरो। BeF2 is 0. This is because the two equal bond dipoles point in opposite direction and cancel the effect of each other. देखो अगर हम बात करेंगे सपोज वेक्टर्स की, अगर हम दो वेक्टर्स की बात करेंगे, इन जनरल हम बात करेंगे सपोज दो वेक्टर्स की। यहाँ पे अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे, ठीक है, दो वेक्टर्स, मान लीजिए ये हम मतलब हम ऑब्वियसली वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय मतलब बाय मीन्स ऑफ एरो, ठीक है? ये हमारे पास वेक्टर सपोज ए है और हमारे पास कोई वेक्टर बी है, सपोज दैट इज एट एन एंगल, मान लीजिए एट एन एंगल ऑफ एट एन एंगल ऑफ सपोज 45 डिग्री, 45 डिग्री। देखो हम किस तरह से मतलब वेक्टर्स जो है ना, वेक्टर्स का मतलब हम रिजल्टेंट वेक्टर्स हम किस तरह से निकालते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर्स यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज इट्स ए इट्स बी, तो हम इनका रिजल्टेंट्स हम किस तरह से, चलो मान लीजिए यहाँ पे भी वेक्टर ए है, ठीक है? मतलब इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है? तो हमारे पास मतलब एक जैसे वेक्टर्स हैं लेकिन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट जो है ना किसके बराबर होता है, रिजल्टेंट ऑब्वियसली जो है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा, अंडर रूट ऑफ सपोज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी cos of theta. Theta is the angle between the two vectors. Angle is very very important. Angle is actual में जो है ना, एंगल हमेशा याद रखना, एंगल ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये क्या होता है, एंगल किस तरह से हम डिफाइन करते हैं फॉर वेक्टर्स, एंगल सॉरी इट्स 2a स्क्वायर, चलो मैं इसको b ही लेता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो जाए, ठीक है? इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta, दैट इज द नेट रिजल्टेंट यानी ऑफ टू वेक्टर्स, कोई भी वेक्टर्स हो इनक्लाइनेड एट एन एंगल ऑफ थीटा। चलो यहाँ पे मैं थीटा लेता हूँ फिलहाल, ठीक है? टू वेक्टर्स इंक्लाइनेड एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है? दिस इज योर ए, दिस इज बी। अब इनका रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल, याद रखना अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू टू वेक्टर्स, ठीक है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, याद रखना ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज एंगल बिटवीन द टू हेड्स और एंगल बिटवीन द टू टेल्स। ये मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट बोल रहा हूँ फ्रॉम वेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको वहाँ पे काम आएगा फिजिक्स में। याद रखना ये जो थीटा होता है ना, इट इज़ एंगल बिटवीन द टू हेड्स और एंगल बिटवीन द टू टेल्स, यानी दो टेल्स के दरमियान जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स और एंगल बिटवीन द टू हेड्स। सपोज यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूँ
ये यहाँ पे एक वेक्टर है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे एक वेक्टर है, ठीक है, इस तरह से। आप मुझे बोलो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, क्या आप बोल सकते हो? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे दिस इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग, दिस इज़ नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। असल में जो है इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा, सपोज अगर हम इस वेक्टर को शिफ्ट करेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, हम इस शिफ्ट को देखो, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज ऑल्सो मतलब पॉसिबल, आपने देखा होगा शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सपोज मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर बी है, ये हमारे पास वेक्टर ए है, सपोज दिस इज योर वेक्टर बी, मैंने इसको ऐसे ही रखा है, ठीक है, दिस वेक्टर बी पैरेलल में और मैग्नीट्यूड भी सेम रखा है। अब वेक्टर ए को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, वेक्टर ए को मैं मतलब मुझे शिफ्ट इस तरह से करना है कि इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहनी चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए, यानी इसकी लेंथ जो है ना ओवरऑल वो सेम रहनी चाहिए। उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अब ये कहलाएगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। सो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज ऑलवेज एंगल बिटवीन द टू टेल्स और एंगल बिटवीन द टू हेड्स, ठीक है। अच्छा, अब सपोज यहाँ पे जो है और एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स है, फोर्स के दो वेक्टर्स मान लीजिए, दिस इज योर एफ, दिस इज योर एफ, इन दो वेक्टर्स का बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड है एंड दे आर इनक्लाइनेड एट सम एंगल थीटा। हमको बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नेट फोर्स बिटवीन द टू वेक्टर्स, यानी इनका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो जनरल केस आप, ये मैं आपको एडिशनल बोल रहा हूँ फॉर वेक्टर्स, क्योंकि अभी मुझे डायपोल मोमेंट दिखाना है कि किस तरह से हम फ्रॉम शेप्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एफ नेट किसके बराबर होता है, इट्स ट्वाइस ऑफ एफ कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय टू, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर एनी टू वेक्टर। अब यहाँ पे फोर्स वेक्टर है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे फोर्स दिखाया। सो एफ नेट इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एफ कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय टू। तो जब भी आपके पास दो वेक्टर्स, दो इक्वल वेक्टर्स, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, दे आर इनक्लाइनेड एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, ट्वाइस ऑफ एफ कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय टू। अब सपोज मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ, सपोज मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स है, ठीक है, दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, दे आर इंक्लाइनेड एट एन एंगल ऑफ सपोज 60 डिग्री या 90 डिग्री लेते हैं, ठीक है, चलो 60 डिग्री लेते हैं, 60 डिग्री एफ और एफ। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो आप क्या लोगे, एफ नेट जो है, एफ नेट विल बी इक्वल टू सपोज इट इज ट्वाइस ऑफ एफ कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना है 60, 60 डिग्री डिवाइड बाई टू दैट इज 30 डिग्री। सो आपने लेना है ट्वाइस ऑफ एफ कॉस ऑफ 30 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए कॉस ऑफ 30 किसके बराबर होता है, दैट इज गोइंग टू बी योर एफ नेट, ठीक है। तो इसी तरीके सपोज अब मैं आपको यहाँ पे तीन केसेस इन शॉर्ट में आपके सामने तीन केसेस रखूंगा, ठीक है। एक तो मैं रखूंगा ये केस, सपोज आपके पास एक ये एक वेक्टर है और इसी के पास मतलब ऊपर जो है ना, सपोज मान लीजिए दूसरा वेक्टर कोइंसाइड कर रहा है, यानी दो वेक्टर्स हैं, दे आर कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर, या हम कह सकते हैं कि दे आर पैरेलल। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा व्हाट विल बी दैट, या मैं अगर आपको बोलूँ ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, यानी सपोज दो वेक्टर्स दे आर पैरेलल, या मैं आपको बोलूँगा दे आर इक्वल, सपोज मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। सपोज यहाँ पे एक वेक्टर जो है इसके ऊपर जो है ना दूसरा वेक्टर सपोज कोइंसाइड कर रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा, इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा, ठीक है। तो जब भी अगर आप देखोगे मतलब दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे होंगे, उनका जो है ना वहाँ पे एंगल होगा दैट विल बी द 0 डिग्री, ये तो आपको बिल्कुल पता ही होगा। अगर दूसरा केस लेंगे, सपोज एक साइड से वेक्टर इस तरह से और दूसरा वेक्टर सपोज मान लीजिए इस तरह से, तो अगर हम बात करेंगे इन दोनों के दरमियान क्या होगा एंगल, दैट विल बी द 180 डिग्री, यानी ये एंटी पैरेलल का केस है। जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो उन दोनों के दरमियान एंगल होगा दैट विल बी 180 डिग्री, और अगर पैरेलल होंगे सेम डायरेक्शन में दोनों होंगे उनका एंगल क्या होगा 0 डिग्री। और तीसरा केस आपको पता ही होगा कि अगर इस तरह से होंगे इट मीन्स कि उनके दरमियान एंगल जो है ना दैट इज 90 डिग्री। तो याद रखना यहाँ पे अगर आप बोलोगे सपोज, अगर आप चलो ठीक है इन अच्छा यहाँ पे अगर आप मुझे बोलोगे सपोज मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आ रहा है, सपोज इसका मैग्नीट्यूड भी मान लीजिए सपोज, चलो मैं फोर्स वेक्टर ले लूँगा, इट्स एफ, इसका भी मैग्नीट्यूड एफ है और इसका भी एफ है, इसका भी एफ है और इसका भी एफ, और जो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है उसका भी एफ है। मुझे तीन केसेस में जो है ना आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब मुझे एफ नेट देखना है, एफ नेट। एफ नेट जो है ना जब एंगल 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा, तो हमेशा याद रखना आपका जो है ना एफ नेट इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अगर एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री होंगे, दो वेक्टर्स एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री होंगे, तो याद रखना
उनके दरमियान जो एफ नेट होगा दैट विल बी ज़ीरो। अब आप बोलोगे ये किस तरह, ये आसानी के साथ अगर आप देखोगे मैंने आपके सामने जनरल रिलेशन रखी है, दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2। अब अगर एंगल 180 डिग्री होगा तो एफ नेट किसके बराबर आएगा, एफ नेट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ कॉस ऑफ, अब 180 है ना, 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। आपको पता है कि cos 90 इज इक्वल टू cos 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 2 इंटू एफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। सो एफ नेट इसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे आपका नेट फोर्स आएगा 0 के बराबर। अब अगर मैं सपोज यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे आपके पास 0 नहीं आएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे किसके बराबर आएगा, cos ऑफ 0 दैट्स 1, यानी यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एफ के बराबर आएगा। अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे जब 90 डिग्री एंगल होगा तो किसके बराबर आएगा, ट्वाइस ऑफ एफ cos of 90 divided by 2 that is 45। cos 45 किसके बराबर होता है, तो cos 45 किसके बराबर होता है, cos 45 इज योर 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट्स ट्वाइस ऑफ एफ डिवाइड बाई √2। यानी इन शॉर्ट मुझे आपसे यही कहना है कि अगर हमारे पास ये 3 केसेस आएंगे किसी भी वेक्टर्स के केस में एट एन एंगल ऑफ सपोज 0 डिग्री, 2 वेक्टर्स होंगे पैरेलल होंगे तो उसके केस में आपका डाइपोल मोमेंट होगा, यानी 0 नहीं होगा। अगर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री होंगे तो वहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। मतलब इन शॉर्ट मुझे कहना है कि अगर एंटी पैरेलल यानी अगर अपोजिट होंगे तो वहाँ पे आपका मतलब नेट रिजल्टेंट 0 होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सपोज डाइपोल मोमेंट की, ठीक है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तब आप, लेकिन आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कि सर आप वेक्टर्स क्यों पढ़ा रहे हो, देखो मुझे नहीं पता है कि आपने वेक्टर्स पढ़ा है, कितना समझा है और कैसे समझा है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की बात आ रही है और डाइपोल मोमेंट वेक्टर की बात आ रही है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अभी हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे कि किस मॉलिक्यूल में डायरेक्शन कहाँ से होती है और किस केस में 0 होता है, ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ पे याद रखेंगे अगर अपोजिट होंगे तो 0 होगा, अगर एट एन एंगल ऑफ सपोज 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री होंगे तो वहाँ पे जो है ना 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अब सपोज कुछ मॉलिक्यूल्स की, देखो इन केस ऑफ BeF2 जो है ना इसकी शेप होती है लीनियर, यानी यहाँ पे भी इसने बोला कि इसकी शेप होती है लीनियर। अच्छा दिस इज बिकॉज इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, BeF2 इज 0। दिस इज बिकॉज द टू इक्वल बाउंड डाइपोल पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बोला सपोज दीज आर द बाउंड डाइपोल्स, इंडिविजुअल बाउंड डाइपोल्स या बाउंड मोमेंट्स ऑफ ईच बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड डाइपोल्स इन BeF2, लेकिन टोटल डाइपोल मोमेंट जो है ना दैट इज वी किसके बराबर होता है, दैट इज द इंडिविजुअल सम। जब आप सम कर लोगे सपोज ये भी इक्वल, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, इसका मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन अपोजिट एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। मैंने आपको अभी बोला कि जब दो वेक्टर्स एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री होते हैं तो उसका नेट रिजल्टेंट किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बोला इट इज़ ट्वाइस ऑफ एफ। यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स ट्वाइस ऑफ एफ कॉस ऑफ 180 डिवाइड बाई 2 दैट्स cos 90। तो cos 90 किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। सो एफ नेट इज 0। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा इन केस ऑफ BeF2। अच्छा उसके बाद इन टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें 4 एटम्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल BF3 द डाइपोल मोमेंट इज 0 although the BF bonds are oriented at an angle of 120 डिग्री। अच्छा यहाँ पे आपने देखना है कि किस तरह से 0 आता है। The 3 bond dipole moments give a net sum of 0। 3 बॉन्ड डाइपोल यानी जो इंडिविजुअल डाइपोल या इंडिविजुअल मोमेंट्स हों बॉन्ड डाइपोल्स होंगे, दे गिव द नेट सम ऑफ 0। उनका जो मतलब नेट सम जो है इंडिविजुअल्स का जो नेट सम होता है ना वो 0 होता है, ठीक है। अच्छा एज द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू इज इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। देखो यहाँ के केस में अगर आप देखोगे सपोज यहाँ के केस में BF3 के केस में किस तरह से अगर आप बोलोगे कि डाइपोल मोमेंट 0 है, ठीक है, फ्रॉम वेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखो यहाँ पे कह रहा है कि हर एक जो है बॉन्ड के दरमियान आपका एंगल है 120 डिग्री। कितना है 120 डिग्री। इसके दरमियान भी, इन दोनों बॉन्ड्स के दरमियान भी और इन दोनों बॉन्ड्स के दरमियान भी आपका एंगल कितना है 120 डिग्री। सपोज हम इन दोनों का केस लेंगे, पहले इन दोनों का अगर हम नेट कैलकुलेट कर लेंगे तो दीज आर एट एन एंगल ऑफ वट, ये कहाँ पे है, सपोज मान लीजिए हर एक मतलब बॉन्ड का इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट मान लीजिए म्यू है, ठीक, इसका म्यू और इसका म्यू है, ठीक है। मान लीजिए इसका म्यू इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट 0 कह रहा है या टोटल डाइपोल मोमेंट 0। अब हम देखेंगे कि वो किस तरह से। सपोज दीज टू डाइपोल मोमेंट्स वेक्टर्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है और एंगल कितना आ रहा है 120 डिग्री। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे एट एन एंगल ऑफ थीटा और उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो नेट रिजल्टेंट के बराबर होता है। सपोज अगर फोर्स होगा सो इट्स ट्वाइस ऑफ एफ कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे सपोज म्यू नेट की बात करेंगे, सपोज ट्वाइस ऑफ म्यू इंटू कॉस ऑफ एंगल कितना है 120 डिग्री। 120 डिवाइड बाई 2 इज 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है
120 डिवाइड बाई 2 इज 60, सो cos 60, और cos 60 किसके बराबर होता है 1 डिवाइड बाई 2, सो इट्स ट्वाइस ऑफ म्यू इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 2 एंड 2 जाएगा कैंसिल, सो आपका नेट डाइपोल मोमेंट जो है ना यहाँ पे आएगा इन दो बॉन्ड्स का जो कि एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू म्यू। यानी अगर हम देखेंगे सपोज ओवरऑल जो है ना इन दोनों का रिजल्टेंट मान लीजिए, ये हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया और इसका भी डायपोल मोमेंट कितना आ गया म्यू। अब ये वाला देखो, अब नेट डायपोल मोमेंट ये और इसका, यानी अब ये दो बॉन्ड्स हमारे पास हैं, इसका भी म्यू है और इसका भी म्यू है, तो याद रखना इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और दे आर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब ये बॉन्ड ये यहाँ पे जो है ना इन दोनों के दरमियान वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 है, और जब 180 होगा डायपोल मोमेंट विल बी जीरो, दैट्स वाई कि BF3 का भी डायपोल मोमेंट कितना होता है जीरो। ओके, तो यहाँ पे जो है ना इन शॉर्ट आपने क्या याद रखना है, फिलहाल आपने क्या याद रखना है, मतलब ये 2-3 एग्जांपल्स आपने सपोज याद रखने, मतलब वाटर का डायपोल मोमेंट कुछ है, लेकिन जो BeF2 जो है और इसी तरीके से जो BF3 है इसका जो है ना डायपोल मोमेंट जीरो आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ एक्सेप्शनल केसेस की। अमोनिया और NF3, इट्स NH3 एंड NF3 बोथ द मॉलिक्यूल्स हैव पैरामिडल शेप। देखो अब आप बोलोगे यार पैरामिडल शेप कहाँ से आ गई, अभी हमने जो है ना हाइब्रिडाइजेशन को नहीं स्टडी किया है, ठीक है, अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी नहीं किया है। देखो हमारे पास एक जियोमेट्री आती है, दैट इज द टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। टेट्राहेड्रल जियोमेट्री किस तरह से होती है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 3D नहीं दिखा सकता। टेट्राहेड्रल जियोमेट्री जो है वो मतलब मान लीजिए इस तरह से होती है, सपोज एक बॉन्ड इस तरह से, एक जो है ना यहाँ पे होता है और एक पीछे, ये वाला जो है ना ये पीछे होता है और एक ऊपर होता है। मतलब असल में क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ तो सेम रह रही है, ठीक है। टेट्राहेड्रल जियोमेट्री जो है ना इट्स अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, मतलब इट्स अ नॉन प्लेनर, यानी इसको जो है ना हम 3 डायमेंशनल में दिखाते हैं। असल में ये वाला बॉन्ड जो है ना ये पीछे होता है और ये, मतलब मैं आपको किस तरह से अब दिखाऊं यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बस आपने थोड़ा बहुत वेट करना है, नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल आपको हाइब्रिडाइजेशन पे दूंगा। तो इन शॉर्ट जो आपको पता होगा पिरामिड, आपने पिरामिड देखा होगा, ठीक है। पिरामिड किस तरह से होता है, इस तरह से होता है ना पिरामिड आपका, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रखेंगे ये जो आपके पास NH3 मॉलिक्यूल है और NF3 मॉलिक्यूल, इनकी जो शेप जो है ना, आप मान के चल लें दैट इज पिरामिडल। ये वाला बॉन्ड पीछे मैं ले रहा हूँ और ये यहाँ पे साइड में ले रहा हूँ, ठीक है। इनका जो शेप है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज जस्ट लाइक ए पिरामिड, ठीक है, दैट इज जस्ट लाइक ए पिरामिड। देखो असल में इनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर दिक्कत होगी, लेकिन अच्छे से ध्यान रखना, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको समझाऊँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है और यही पूछा जाएगा, ठीक है। Both the molecules have a pyramidal shape with a lone pair of electron on nitrogen atom. Although fluorine is more electro, देखो सपोज, चलो मैं नेक्स्ट पेज यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना अच्छे से, हाँ। इट इज़ योर NH3, दिस इज़ योर सपोज NF3, NF3। अगर आप देखोगे नाइट्रोजन जो है ना इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इसमें इन्वॉल्व किए, ठीक है। सपोज दिस योर नाइट्रोजन, यहाँ से इसका सपोज एक हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन के साथ एक, यहाँ से एक और यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे जो है ना इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे NF3 की, इसमें भी बिल्कुल फ्लोरीन 3 फ्लोरीन एटम के साथ 3 बॉन्ड्स, ठीक है, 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ 3 बॉन्ड्स, और यहाँ पे भी इसके पास एक लोन पेयर रहता है या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, ठीक है। दिस इज योर ऑर्बिटल, ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ऑर्बिटल की शेप, ये कोई कार्टून वार्टून नहीं है, दिस शेप ऑफ ऑर्बिटल सपोज। ओके, दिस इज योर अमोनिया, और मान के चलने की इसकी शेप पिरामिडल है, ठीक है, पिरामिडल शेप इसकी भी। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल द फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। फ्लोरीन जो है ना इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सपोज, चलो हम यहाँ पे पहले डायपोल मोमेंट वेक्टर्स की डायरेक्शन को, मतलब यहाँ पे 3 बॉन्ड डायपोल्स होंगे, इनकी डायरेक्शन को असाइन करेंगे। तो केमिस्ट्री के केस में जो है ना दैट इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से होगी, यहाँ पे जो है ना ये इस तरह से होगी, और यहाँ पे किस मतलब इस तरह से होगी, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। ये किसका केस है, अमोनिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके केस में जो है ना बिल्कुल अपोजिट होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी यहाँ पे इसके केस में, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होगी किसके केस में, NF3 के केस में, इस तरह से। लेकिन देखो ये होता है कि बॉन्ड मोमेंट, और दूसरा होता है कि ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट। देखो NCERT क्या कह रही है, एज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन द रिजल्टेंट एक सेकेंड,
the resultant dipole moment of NH3, the resultant dipole moment of what NH3 is greater than that of NF3। मतलब ये कह रहा है कि ये जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है, ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 जो है ना, दैट इज 4.9 इंटू 10⁻30, इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NF3। NF3 का कितना है, दैट इज 0.8। देखो इट्स 4.9 0.8। दिस इज बिकॉज, अब यहाँ पे रीजन आपने याद रखना है। पहला केस आपने याद रखना है कि ये आप याद रखो, डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इट इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3। अब इसका रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ अमोनिया द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द NH बॉन्ड्स। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एक सेकंड, द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन। इस लोन पेयर की वजह से जो है ना ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट होगा, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में होगा ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस यहाँ पे केस में भी जो है ना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब दैट इज, मतलब अवे फ्रॉम, दैट इज अवे फ्रॉम नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे भी अवे फ्रॉम नाइट्रोजन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज NCERT मेंशन कर रही है कि इन केस ऑफ अमोनिया ये जो आपका इन तीन बॉन्ड्स का जो नेट डाइपोल मोमेंट जो है ना, दैट इज इन द, वो भी किस डायरेक्शन में है, मतलब वो मान ली फिलहाल यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट, यानी इस ऑर्बिटल, मतलब द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन एज ए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड्स। तो NH बॉन्ड्स का जो मतलब इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जब हम इनका रिजल्टेंट लेंगे तो दैट विल बी द अपवर्ड्स। यहाँ पे NCERT ने मेंशन किया है। ठीक है, NCERT ने बिल्कुल यहाँ पे डायग्राम पे मेंशन किया है, आप आसानी के साथ देख लेना। देखो दिस इज द पैरामिडल शेप, इसका पैरामिडल शेप, दिस इज योर लोन पेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आप देखोगे दीज आर द इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स। ठीक है, इंडिविजुअल, इसके केस में इसकी डायरेक्शन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर, लेस टू मोर, लेस टू मोर। लेकिन NF3 के केस में फ्रॉम नाइट्रोजन टू फ्लोरीन, दैट इज लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल्स। अगर आप देखोगे, लेकिन जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है ना, देखो दिस एरो, दिस यानी ब्लू कलर एरो मान लीजिए, ब्लू कलर एरो जो है ना, ये इन तीन बॉन्ड्स का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है, इन तीन बॉन्ड्स का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। अगर आप देखोगे इन तीनों बॉन्ड्स का जो इंडिविजुअल, यानी इन तीन इंडिविजुअल बॉन्ड्स का जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द ऑर्बिटल डाइपोल। ऑर्बिटल डाइपोल यानी इस वजह की वजह से, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इस ऑर्बिटल की वजह से जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट होगा, उसकी डायरेक्शन और नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ दीज थ्री इंडिविजुअल बॉन्ड्स, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या होता है कि ये जो नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है ना इन तीन बॉन्ड्स का, और ये जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है ना, दीज लाइन द अपोजिट डायरेक्शन। बिकॉज ऑफ दिस अपोजिट डायरेक्शन NF3 का डाइपोल मोमेंट कम होता है एज कम्पेयर टू NH3। बस ये आपने रीजन याद रखना है, दिस इज द मेन रीजन कि अगर आप देखोगे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट NH3 का कितना, इट्स 4.9, यहाँ पे इसका कितना, इट इज 0.8 ओनली। अच्छा, उसके बाद whereas in NF3 the orbital dipole moment is in the direction opposite to the resultant, ये भी हमने देखा। the orbital dipole because of the lone pair decreases the effect of the, ये तो obviously देखो आप खुद ब खुद समझ आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना, सपोज जरा NCERT क्या कह रहे हैं, the orbital dipole because of the lone pair decreases the effect of the resultant NF bonds moments which results in the low dipole moment of NF3। देखो यहाँ पे जो है नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट किसकी डायरेक्शन है, मतलब इन तीन बॉन्ड्स की वजह से यहाँ, और इन तीन बॉन्ड्स की वजह से कहाँ पे है, मतलब डाउनवर्ड्स की तरफ, सपोज यहाँ की तरफ। और अब हमें देखना है कि ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट जो है ना, ये क्या, मतलब इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है NH3 के, यानी इन तीन बॉन्ड्स के नेट डाइपोल मोमेंट पे, और यहाँ पे जो है ना तीन NF3 बॉन्ड्स के नेट डाइपोल मोमेंट के, मतलब नेट डाइपोल पे इस मतलब ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट का इफेक्ट क्या पड़ रहा है। अगर आप देखोगे इट इज़ इन द सेम डायरेक्शन, यानी ये इसको ऐड कर रहा है, यानी इसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। और यहाँ पे मान लीजिए जो है ना, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इसको जो है ना इसका नेट डाइपोल मोमेंट कम कर रहा है। अब मान लीजिए सपोज देखो ये इसको यहाँ पे धक्का दे रहा है, अब इस मतलब इस तरह मान के चल लीजिए, सपोज यहाँ पे जो है ना ये वाला डाइपोल मोमेंट इसको धक्का दे रहा है इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन ये वाला डाइपोल मोमेंट, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट जो है ना, ये इसको जो है ना खींच रहा है, मतलब ये इसको कम कर रहा है। ठीक है, सपोज मान लीजिए, मतलब ये मान लीजिए भागने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, और ये वाला यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, और ये यहाँ जो है ना इसको धक्का दे रहा है, यानी इसको पुश कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो है ना यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इसको रोक रहा है, ये इसको वापस खींच रहा है। ठीक है, यानी इन शॉर्ट जो है ना, बिकॉज ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन की वजह से जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट और नेट डाइपोल मोमेंट की वजह से जो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, इसकी वजह से यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट कम हो रहा है। बस ये आपने रीजन याद रखना है, विच रिजल्ट्स इन द लो डाइपोल मोमेंट ऑफ द NF3 एज रिजल्टेड गिवन बिलो। तो यहाँ पे ये केस आपने याद रखना होगा। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट केस एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3, और इसका रीजन क्या है कि
इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन के का केस आ रहा है, ठीक है। अब ये मतलब दिस वाज ऑल अबाउट द डायपोल मोमेंट। अब अगर आप यहाँ पे जो है ना आपको कोई भी डाउट रह रहा होगा या कोई भी कन्फ्यूजन, देखो यहाँ पे और एक टॉपिक आ रहा है, दैट इज़ कोवेलेंट नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। लेकिन याद रखना, अभी आप क्वेश्चंस को मत करो, अभी आप क्वेश्चंस को नहीं करो ऑन द बेस ऑफ बॉन्ड एंगल एंड डायपोल मोमेंट। अभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व मत करो। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन बन रहा है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, उसको करो, क्योंकि जब तक ना मैं आपके साथ शेप्स को मतलब डिस्कस करूँ, हाइब्रिडाइजेशन में शेप्स एंड जियोमेट्री को मतलब आपके साथ शेयर करूँ, तब तक जो है ना आप डायपोल मोमेंट से क्वेश्चंस नहीं करेंगे। और वहीं पे मैं बॉन्ड एंगल्स बोलूँगा, बॉन्ड एंगल्स का ऑर्डर भी बोलूँगा, उसके बाद आप बॉन्ड पैरामीटर्स पे अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हो आसानी के साथ। लेकिन अभी जो है ना क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहले आप एक लेक्चर वेट करो इंशाल्लाह, फिर मैं अभी आपको यहाँ से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा ताकि आप खुद भी सॉल्व करो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर जो है ना, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे किसकी, इंशाल्लाह हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जियोमेट्री, बॉन्ड एंगल वगैरह क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल की शेप्स की, और वहीं पे हम बात करेंगे इन फाजान्स रूल्स की, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना हमारे पास इसमें सिर्फ रेजोनेंस का टॉपिक बचता है इंशाल्लाह। जब हम जीओसी में रेजोनेंस को देख लेंगे, उसको हम इंशाल्लाह वहीं पे अच्छे से क्लियर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो टेबल दिया गया है, सपोज़ यहाँ पे दिया गया है सपोज़ बॉन्ड लेंथ वगैरह, और यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ दी गई है। अगर आपको सपोज़ टाइम मिले, ठीक है, अगर आपको टाइम मिले तो इनको आप आसानी के साथ याद कर सकते हो, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट केस है, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन देखा होगा, मतलब इन पे जो है ना कोई भी क्वेश्चन आया हुआ होगा, तो उस क्वेश्चन की बेसिस पे आप इनको याद कर सकते हो आसानी के साथ, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द बॉन्ड पैरामीटर्स। और अभी ये लेक्चर मतलब इनकम्प्लीट, अभी ये कंप्लीट लेक्चर नहीं है। अब बोलोगे इनकम्प्लीट किस तरह से, क्योंकि हमने कोई क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, क्योंकि अभी हमें शेप्स को देखना है, जियोमेट्री को देखना है, और वहाँ पे बॉन्ड एंगल्स को देखना है। जब तक ना वो चीज़ क्लियर होगी तब तक आप डायपोल मोमेंट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अगर कोई भी डाउट रह रहा होगा ना इस वाले टॉपिक में, सपोज डायपोल मोमेंट में कोई भी टॉपिक या कन्फ्यूजन रह रहा होगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह क्वेश्चंस के जरिए क्लियर करूँगा वहाँ पे, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि क्वेश्चन सॉल्व हमें होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन को नहीं देखा, मे भी कोई डाउट रह रहा होगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको बिल्कुल 100% या 80% 90% क्लियर हो चुका होगा, कोई ना कोई डाउट तो रह रहा है, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चंस को देख लेंगे, वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़।